हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम हमारे सुपर 100 बैच के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो बताना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात है, इस बैच को बनाया किस लिए गया है, क्योंकि हमने देखा कि भाई जितने भी ऑनलाइन बैचेज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, मेंटरिंग सेशन की बहुत कमी होती है ना। साथ ही साथ ये भी नहीं होता कि भाई टीचर के साथ कोई इंटरेक्ट कर पाए बच्चा, जिसका मन कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैच में होते तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो यार कैसे 50-60 हज़ार बच्चों को एक साथ कैसे डील आउट कर ले, है ना। साथ ही साथ अगर डाउट का देखा जाए तो डाउट में प्रॉब्लम आती ही आती है, हर किसी का डाउट होता है। बिना डाउट रेक्टिफाई हुए हम कैसे एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो बच्चों, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये बैच बनाया है। इसके अंदर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन आपको मिल रहे हैं। ये टाइमिंग्स तो जस्ट ऐसी ही लिखी गई है। आपको 24/7 डाउट मिलते रहेंगे, रेक्टिफाई होकर मिलते रहेंगे। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं कि भाई चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, जैसे ही आप डाउट देते हैं मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। साथ ही साथ वीकली मेंटरिंग सेशन आपको मिलेगा डॉक्टर आनंद मनी सर के साथ। इज दैट क्लियर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा बैच है, इसे जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। 25,000 क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। आपको डीपीपीज मिलेंगी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पूरी आपको चटवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे कंसेप्ट ऑफ द डे से। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था, हमने सीखा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि भाई जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर हम लिमिट कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे लिमिट लगाना नहीं आता, मैं लिमिट कैसे लगाऊं। वो भी हम देख लेते हैं। देखो, लिमिट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे को कोई भी इंटीग्रल दे दिया गया, मैंने लिख दिया x² dx, और यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी तुम्हारे लिए काइंड ऑफ लाइक कुछ भी ले लो, 1 से 2 ऐसे लिख दिया। तो पहले तुम्हारे को नॉर्मली जैसे तुम इस इंटीग्रल को निकालते हो बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करना है। जैसे x² का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻2+1/2+1। अब तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो, तुम एकदम से c लिखना शुरू कर दोगे, +c। लेकिन +c नहीं लिखना। हम जब भी ऐसे इंटीग्रल को निकालते हैं जिसमें लिमिट हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होती है, तो हम इसे बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल। मतलब ये ऐसे इंटीग्रल होते हैं, जैसे मान लो एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ, कुछ ऐसा हमने एक फंक्शन ले लिया। तो ये इंटीग्रल ये बताता है कि देखो, मैं सिर्फ इतना एरिया बाउंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने बाउंड के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। बस ये इसी बारे में बताता है। इज दैट क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, 1 से 2 का आंसर लगाया, तो हो जाएगा x⁻³ 1 से लेकर 2। तो ये हो गया 2⁻³ माइनस, अब देखो लगाना भी कैसे है, मैं तो एकदम से करने लग गया गलती से। लगाना कैसे है, हमने जब ये पूरा आंसर लगा दिया, निकाल दिया, तो एक बार x की जगह आप 2 की वैल्यू रखोगे और एक बार x की जगह आप 1 की वैल्यू रखोगे। कैसे, पहले ये 1/3 में जो 3 है इसे बाहर कॉमन निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 1/3। निकाल लिया। अब एक बार x की जगह 2 को रखो तो 2 क्यूब, और एक बार x की जगह किसको रखो, 1 को रखो, तो 1 क्यूब। तो ये हमारे पास कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, 1/3 8 - 1 विच इज 7/3। अब प्लस सी लगाने की हमारे को कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही हमारा आंसर क्या है, निकाल चुके हैं। ये चीज क्लियर। ठीक है, अब इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे को कोई क्वेश्चन दे, e⁻9x dx, और लिमिट की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/3 से लेकर लिमिट 1 तक। तो ये लिमिट 1 है और ये लिमिट 2। मैंने फिर से यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज व्हाट लिमिट 1 एंड दिस इज व्हाट लिमिट 2। 1/3 से लेकर 1 तक की वैल्यू हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमें पता है e⁻ax यहाँ a है। a किसे सिग्निफाई कर रहा है, 9 को, ये 9 है, कभी इसे a समझ लो। तो ये 9 है, 9। ठीक है, e⁻9x, यहाँ e⁻ax है, a इज अ डमी कांस्टेंट। मतलब जैसे यहाँ a है तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 9 के बराबर है। तो e⁻ax का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो तुम कहोगे सर e⁻ax अपॉन में a प्लस सी। लेकिन प्लस सी अब मत लगाना, बस तुम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख कर छोड़ दो। तो क्या आएगा, e⁻
9x अपॉन में 9 और लिमिट लगा दी। लिमिट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1/3 से 1/9 तक। तो 1/3 से 1/9 तक। ये सिंपल सा सवाल हो गया। अब एक बार इसे x की जगह लगाओ, फिर एक बार इसे x की जगह लगाओ, तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 9 इंटू 1/3 माइनस ई की पावर, ओह सॉरी मैंने ही गलत लगा दिया यहाँ पर। पहले आप फाइनल लिमिट लगाएंगे, पहले 1/9 आएगा, देखो ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल, तो पहले आप यहाँ फाइनल लिमिट लगाएंगे, फिर आप यहाँ इनिशियल लिमिट लगाएंगे। तो 9 इंटू 1/9 और 9 इंटू 1/3 अपॉन में 9, तो क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस ई की पावर 3 अपॉन में 9। ये ओवरऑल आंसर हमें देखने को मिलेगा। इज दिस क्लियर? ये हो गया। अब यहीं पर एक और सवाल हम कर लेते हैं। साइन ऑफ x dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, π/4 से लेकर π/2, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही छोटा सा इंटीग्रल। हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं। और कहाँ से कहाँ, π/4 से लेकर π/2 तक। तो माइनस कॉस, अब देखो मैं माइनस को पूरा का पूरा बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बाद में जब ओवरऑल आंसर निकल आएगा उसके साथ मैं माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, फाइनल लिमिट, फिर मैं क्या लगाऊंगा, इनिशियल लिमिट। तो फाइनल लिमिट कितनी है मेरे पास, π/2, और माइनस इनिशियल लिमिट कितनी है मेरे पास, π/4। तो आंसर कितना आएगा, माइनस कॉस π/2 कितना हो जाता है, 0, कॉस π/4 कितना हो जाता है, 1/√2। तो 1/√2 का हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ओवरऑल आंसर हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब कैसे कैसे क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सर लिमिट का कैसा क्वेश्चन है जो नीट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नीट का 2016 का PYQ ले रहा हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि इसे करते कैसे हैं। हमसे ये PYQ कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is given as function of time v is equal to at plus bt square, where a and b both are constants, then find the total distance traveled by particle in between time 1 second to 2 second। ठीक है सर, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन की गहराई भी बता दूंगा। जो लोग ड्रॉपर हैं वो तो अच्छे से समझ ही लेंगे कि इन्हें करना कैसे है, और जो सटल पॉइंट्स है क्या क्या ध्यान में रखने हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, आप बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हो, या फिर आप ड्रॉपर हो जो कि थोड़ा सा कंसेप्ट भूल चुका है, तो उसको मैं आराम से बताऊँगा और इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करूँगा। हमसे कहा गया कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आपको ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है। मज़ेदार बात यह है कि हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखी है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी दे रखी है तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है डिस्टेंस। बात आप समझे, दी वेलोसिटी, पूछा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस का एक्सपेक्ट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। अब हमें वेलोसिटी दी गई है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी करता हूँ वेलोसिटी के साथ और कुछ भी निकालने की कोशिश करता हूँ, एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर मान लो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x पोजीशन है, ये x डिस्प्लेसमेंट है, ये x डिस्टेंस नहीं है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, बात तो नहीं मानते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो मुझे ये देखना होगा कि कोई यू टर्न ना हो रही हो। देखो मैं पूरा ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट देखना है जो मेन है।
मैं चाहूँ तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली करवा सकता हूँ, आंसर निकल कर आ जाएगा, आप सब खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं है। मेरा मकसद है जब अब मैं आपको कोई भी कंसेप्ट दे रहा हूँ, इवन दो मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, भले ही वो आपके नीट के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो वो पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से डिवाइस हुआ है, क्या उसके सटल पॉइंट्स हैं, कम से कम मैं वो बता दूँ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, कम से कम इसमें से तुम कुछ चीज़ें नोट कर पाओगे। पहली चीज़, जब भी हमारे को ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई क्या गिवन है, क्या निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस निकालना है, लेकिन मेरे पास, मैं निकाल सकता हूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक लॉजिक बनकर आएगा। लॉजिक मेरा ये कहता है कि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, काइनेमैटिक्स के स्पेसिफिकली ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, आप एक चीज जरूर चेक करेंगे, यू टर्न प्रॉब्लम। यू टर्न प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, उस केस के अंदर ये भी हो सकता है कि हमारा पार्टिकल चले और यू टर्न मार ले। अगर वो यू टर्न मार लेगा तो भले ही तुम कितना भी इंटीग्रेट करते रहो, एट द वेरी एंड ऑफ द डे इंटीग्रेट करने के बाद तुम डिस्प्लेसमेंट ही निकाल पाओगे, तुम कभी भी डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज ही अपनी एक कॉपी के अंदर नोट कर लो कि भाई यू टर्न प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है काइनेमैटिक्स में, ज़्यादातर इसी प्रॉब्लम के ऊपर चीज़ें हमारी बेस्ड होती हैं। तो यू टर्न की चेकिंग हमें ज़रूर करनी है, तो यू टर्न चेक हमें कर लेना है। अब हम यू टर्न को चेक कैसे करेंगे? जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसे 0 के बराबर कर दो। कर दिया? यहाँ से टाइम टी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ टाइम टी की दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी तुम्हारे पास। देखो, मैं यहाँ से टाइम टी कॉमन लूंगा तो a प्लस बी टी दैट विल बी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू 0 आ गई और टी की वैल्यू माइनस ए अपॉन में बी। माइनस वैल्यू तो डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, और जीरो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका जो आंसर है वो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गई। इससे हमें ये पता चला कि कोई भी एक वैलिड वैल्यू ऑफ टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये एक यू टर्न प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ यू टर्न। इज दैट क्लियर? अगर ये यू टर्न प्रॉब्लम नहीं है तो जो हमारे पास हमारी गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जितना हम जानते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन के अंदर, जितनी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतना ही वो डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो हमारे लिए तो आसान हो गया। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, निडर होकर लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे यहाँ से वही हमारा डिस्टेंस भी होगा। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा वी डी टी इक्वल टू डी एक्स। आ गया? ये बात क्लियर? ये हमारे पास निकल कर आ गया आंसर। अब v का फॉर्मूला आप खोलकर पूरा लिखोगे, क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास डी टी, दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है, मेन चीज़ आ जाती है लिमिट लगाना। भाई मैं दोनों साइड लिमिट लगाऊंगा, मेरे राइट हैंड साइड भी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड लिमिट लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन को हम वापस से पढ़ेंगे। If velocity of the particle is given as a function of time where a and b both are constant, then we have to find the total distance traveled by the particle in between 1 second to 2 second, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो हमें ये मानना है कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर स्टार्ट हुई। ध्यान से देखना, उसने कहा टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड टू टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, तो हम ये कहेंगे हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड से स्टार्ट हुई और 2 सेकंड पर एंड हुई। मतलब यहाँ हमारे पास इनिशियल पोजीशन होगी और यहाँ हमारे पास क्या होगी, हमारी फाइनल पोजीशन होगी। लिख सकता हूँ, तो ये हो गई मेरी इनिशियल पोजीशन से मैं कहाँ गया, फाइनल। और जब मेरे पास मेरी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर नीचे, लिमिट के नीचे, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ऐसी यहाँ पर से अगर मैं शुरू करूंगा तो मेरा इनिशियल टाइम होगा, क्या होगा, 1 सेकंड, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब मेरा फाइनल टाइम। तो 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड। क्लियर? अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि एक ही बोर्ड पर काम कर सकूँ। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो, ए टी की पावर 1 और बी टी की पावर 2, तो ए टी की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस बी टी की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, इंटीग्रेट करूंगा 1 से 2। अब
dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, कैपिटल X, इनिशियल फाइनल। देखो इसे लिखना तो आसान है, एक बार फाइनल लिख दो, एक बार इनिशियल लिख दो, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गई लिमिट, लिमिट वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब इसे इवेल्युएट कर लेंगे। इसे इवेल्युएट कैसे करना है मैं बताता हूँ। a टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस b टी क्यूब अपॉन में 3, 1 से लेकर 2, ये आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर। मैं इसे d मान सकता हूँ, इसे d लिख लूँ, कैपिटल D, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। बस अब मैं इसे इवेल्युएट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने अपने आप इवेल्युएट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं इवेल्युएट करा तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। मैं अगले पेज पर इसे इवेल्युएट करना चाहूँगा, आप लोग भी देखते रहिएगा। देखो एक बार मुझे 2 रखना है, एक बार मुझे 1 रखना है, इंस्टेड ऑफ द प्लेस t ओवर एयर। तो मैं लिखूंगा a/2। देखो मैं क्या रखने वाला हूँ, 2 का स्क्वायर। फिर से b/3 मैं क्या रखने वाला हूँ, 2 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, फाइनल लिमिट लगा दी। अब इनिशियल लिमिट लगाऊंगा, a/2 क्या रखूंगा, 1 का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट चालू रहना चाहिए क्योंकि माइनस है बाहर, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो ब्रैकेट ही शुरू होगा, ब्रैकेट आना चाहिए। देखो माइनस है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये पूरी चीज एक टर्म है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही आनी चाहिए। एंड प्लस b 1 का होल क्यूब अपॉन में 3, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस d। यहां तक ये बात क्लियर, ठीक है। अब देखो इसे ओपन अप कर लोगे, a वाला a के साथ ले जाओगे, b वाला b के साथ ले जाओगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2a प्लस 7/3b। Is that clear? That is the total distance which is being traveled by the particle, 3/2a 7/3b. Is that clear? This is the whole question. ऐसे करके आप अपने जितने भी PYQs वगैरह हैं बेसिकली लिमिट्स के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।